मुगली गुट्टी 555। नमस्कार, न्यूज नाइट के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। गाजा के अल अहली अस्पताल पर मंगलवार को हुए हमले के लिए इजराइल और हमास दोनों ही एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इजराइल के सबूतों पर अमेरिका ने कहा इजराइल का हाथ नहीं, तो वहीं रूस ने इजराइल से मांगे सबूत। इजराइल पहुंचे राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हमास ISIS से भी बदतर। इस बीच अस्पताल पर हुई बमबारी के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में गुस्से और विरोध की लहर फैल गई है। ईरान ने भी मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ कई कदम उठाने को कहा है। इजराइल हमास संघर्ष में कैसे बदल रही है, संघर्ष को कम करने की संभावनाएं, साथ ही संघर्ष जारी रहा तो क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंकाओं पर भी होगी विशेषज्ञों और इजराइल गाजा सीमा से सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता भी। इसी के साथ होंगी देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरें भी। मैं हूं ऋतु वर्मा। न्यूज नाइट की शुरुआत करेंगे अभी तक की सुर्खियों के साथ। किसानों को बड़ा तोहफा, गेहूं सहित रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी। 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए हरित ऊर्जा गलियारा के दूसरे चरण को भी स्वीकृति। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा में शामिल। राजस्थान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा गहलोत सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी। मिजोरम में भाजपा ने जारी की 21 उम्मीदवारों की सूची। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए 53 प्रत्याशियों की दूसरी सूची की जारी। सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर के स्पेशल MP MLA कोर्ट ने आजम खान सहित उनकी पत्नी और बेटे को सुनाई 7 साल की सजा। राष्ट्रपति ने पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का किया शुभारंभ। कहा बिहार के किसान खेती में नए प्रयोगों को अपनाने के मामले में बहुत आगे। जैविक खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में सेना कमांडरों के सम्मेलन को किया संबोधित। स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सेना के प्रयासों की सराहना की। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले में 500 की मौत। तेल अवीव पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा हमले के पीछे इजराइल का हाथ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया गहरा दुख। और क्रिकेट विश्व कप में कल पुणे में भिड़ेंगी भारत और बांग्लादेश की टीम। टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगा चुकी टीम इंडिया की नजर लगातार चौथी जीत पर। और त्योहारों से पहले किसानों को बड़ी राहत। सरकार ने रबी फसलों की बढ़ाई MSP। गेहूं रबी की मुख्य फसल है जिसकी बुआई अक्टूबर में शुरू होती है जबकि कटाई अप्रैल में होती है। MSP किसानों के हितों की रक्षा के लिए सुनिश्चित की गई न्यूनतम दर है। MSP में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर के लिए 425 रुपए प्रति क्विंटल। इसके बाद रेपसीड और सरसों के लिए 200 रुपए प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई है। किसानों के लिए त्योहारों के मौसम में अच्छी खबर आई है। मोदी सरकार ने गेहूं सहित रबी की 6 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साल 2024-2025 के लिए तिलहन और सरसों की MSP में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जबकि गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं का समर्थन मूल्य अब 2275 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। चने के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है।
मसूर के समर्थन मूल्य में 425 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त की गई है। तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और बारले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है और सेफ्लॉर के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। कैबिनेट ने एक अन्य अहम फैसले में लद्दाख में सोलर पावर के ट्रांसमिशन लाइन को मंजूरी दी है। लद्दाख में 13 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विकसित करने का प्लान बनाया गया है। इस सौर प्लांट के लिए ट्रांसमिशन लाइन जरूरी होगी, जिसे देखते हुए लद्दाख से हरियाणा के कैथल मेन ग्रिड तक लाने के लिए 713 किलोमीटर 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन को मंजूरी दी गई है। लद्दाख से लेकर मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन उसको आज अनुमति दी गई है और उसकी अनुमोदित लागत 20,773 करोड़ रुपए है। 20,773.70 करोड़ रुपए 5 गीगावाट की कैपेसिटी लाइन की लागत होगी। लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने वर्ष 2022-2023 के लिए रेलवे के नॉन गेजेटेड रेलवे कर्मियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए करीब 1969 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज रेलवे के, इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है। इनके 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए भी राहत की खबर है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4% बढ़त को मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता अब 42 की जगह 46% हो गया है। महंगाई भत्ते और राहत में इस बढ़त से सालाना बोझ 12,857 करोड़ बढ़ेगा। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और देश भर में किसानों की प्रतिक्रिया मिल रही है, उनमें से कुछ आवाजों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है हमारी टीम ने। लगातार ये 6 फसलों के जो लगातार दाम बढ़ाए हैं, हम सब बिल्कुल खुश हैं। शुक्रिया अदा करेंगे सरकार का, ऐसे ही रेट बढ़ते रहें, खुशी है, पैदावार बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है हमारी। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा है कि आगे भी ऐसे ही मोदी जी ऐसे फसलों के दाम बढ़ाते रहेंगे। भाव बढ़ाए हैं, इससे हम बहुत खुश हैं। उन्होंने 150 रुपये गेहूँ में बढ़ोतरी की है, जो हमारे लिए, जिससे सारा खाद बीज का खर्चा जमींदार का निकल जाएगा। हम इनको त्योहार के मौके पे जमींदारों को ये उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया तोहफा दिया है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जमींदार को एक प्रोत्साहन दिया है, अपने अगले फसलें भाई मन तन से करे। वो इसमें गरीब का भी देखते हुए उन्होंने जो करे है वो अच्छा ही करे है। इससे किसानों को खाद बीज और कीटनाशक खरीदने में काफ़ी सहायता मिलेगी। जो खर्चे हैं किसान के वो भी बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से चलो कुछ तो किया सरकार ने। डे बाई डे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनको पर एकड़ में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगी। एमएसपी बढ़ा रही है गवर्नमेंट, तो उससे जो भी हमारा खर्चा है और फसल हमारी उससे रेट बढ़ के बिकेगी तो कुछ ना कुछ तो पैसा किसान की जेब में जाएगा ही जाएगा। अभी जो आज आपके गेहूं पे और चना पे और सरसों पे एमएसपी बढ़ाया है, वो किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जितना भी उनका पेस्टिसाइड का है, फर्टिलाइज़र का है, उन चीज़ों का खर्चा कुछ ना कुछ इनसे कवर होगा। ये काफ़ी सराहनीय उन्होंने कार्य किया है। फसलों के दाम बढ़ चुके हैं, कणक का भी है, गेहूं का भी है, बाजरे का भी है, तिल का भी है। एमएसपी बढ़ाया जी, किसानों में आज खुशी की लहर है जी। जो जिसकी खेती करता है उसको उतना बेनिफिट होगा। ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया सरकार ने, उससे सरकार जमींदारों में बहुत खुशी की लहर है। इससे सारे किसान खुश जाएंगे और उनकी आय भी दुगनी हो जाएगी। मैं हार्दिक तहे दिल से सभी किसान भाइयों की तरफ से, हरियाणा की तरफ से मोदी साहब जी का धन्यवाद करता हूं। तो सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। गेहूं सहित रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है। इसी पर और चर्चा भी करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए टीजी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं,
एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन, तिनक दिन, दिन तिनक दिन, तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। गेहूं सहित रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को आज मंजूरी दी है। इसी पर आधारित हमारा विशेष है, किसानों को MSP का तोहफा। हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष मेहमान डॉक्टर SK मल्होत्रा, डायरेक्टर DKMA ICAR, फॉर्मर एग्रीकल्चर कमिश्नर, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मल्होत्रा साहब। मल्होत्रा साहब, सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता, यूं तो कहें तमाम कई योजनाओं, नीतियों के तहत किसानों के प्रति और उनकी आमदनी को दोगुना करने के लिए, उनके नुकसान को कम करने के लिए जताई है। लेकिन पिछले 9 सालों में जिस तरह से MSP की बढ़ोतरी हुई है, एक बार फिर त्योहारों से पहले इस निर्णय को लेकर किस तरह से आप देखते हैं, किस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है MSP को लेकर? जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं MSP का, जो अभी मैं ये कहूँगा कि आज कैबिनेट ने जो डिक्लेयर किया है, क्योंकि भारत में जो हम अपना खेती की जब भी बात करते हैं तो 2 मुख्य सीजन है हमारा, खरीफ का और रबी का। अब रबी के मौसम की शुरुआत हो जाएगी, उस पर बिजाई जो है किसान अपनी शुरुआत कर देंगे इसमें। तो उस खरीफ मौसम के शुरुआत होने से पहले भारत सरकार जो है MSP जो है डिक्लेयर करती है। तो MSP का मैं एक तरह से ये कहूँगा कि किसानों को एक उचित मूल्य जो है सुनिश्चित करने के लिए सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। और इसके लिए जो 2018-19 में भी ये माना गया था कि हम जो है किसानों को जो है एक तरह से MSP जो है अधिक बढ़ोतरी पर मिलेगी। और उससे, क्योंकि हमारी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार को खाद्यान्न खरीदना पड़ता है, जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो है उसकी जरूरत पड़ती है। तो वो भी एक तरह से सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, और उसकी खरीदी भी जो है FCI के माध्यम से जो है की जाती है। तो एक तो ये किसानों को उचित मूल्य मिले और उस पर जो है बढ़ोतरी, क्योंकि जो लागत है वो भी जो है कृषि के क्षेत्र में वो जो है निरंतर रूप से चेंज होती रहती है, बढ़ती रहती है महंगाई के हिसाब से। तो उसको जो उचित मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए MSP डिक्लेयर की जाती है, और नया जैसे सीजन शुरू होता है उससे पहले की जाती है। तो उस पर भारत सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि हम जो है अपनी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करें और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी रहे। और MSP पर जो है एक तरह से मैं ये कहूँगा कि उसकी आमदनी के लिए जो
मैं ये कहूंगा कि उसको जो सुनिश्चित किया गया है और ये कहा गया है कि हम करीब करीब उसको 1.5 गुना जो है उससे जो है हम देंगे जो कोस्ट लागत आती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो CACP की जो सिफारिश है उसको जो है कैबिनेट उस पर जो विचार विमर्श करके उस पर सहमति देता है। तो आज ये जो डिक्लेयर किया गया एक तरह से जो MSP है उसमें आप देखेंगे कि जो मार्जिन है उससे करीब करीब आप ये देखेंगे कि 52% से लेकर के 102% जो है ये मार्जिन जो है उस पर जो बढ़ोतरी की गई है। तो ये बढ़ोतरी अपने आप में ट्रिगर का काम करता है। तो भारत सरकार का यही प्रयास रहता है कि जो ये रबी का मौसम शुरू हो रहा है, किसान जो है विविधीकरण की तरफ भी आए और जो अलग अलग फसलें हैं, जैसे अगर हम रबी मौसम की हम बात करेंगे तो उसमें जो है मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चना, मसूर और ये जो फसलें सरसों। डॉक्टर मल्होत्रा, आपने मसूर की बात की। मसूर में सबसे ज्यादा 425 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और तिलहन को प्रोत्साहन देने के लिए पिछले कुछ सालों में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं। MSP उस पर सबसे बड़ा कदम एक तरह से अगर देखा जाए कि किसानों को एक तरह से एक सुरक्षित एक वातावरण देने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी चिंता के तहत न रह के तिलहन के प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़े। ऐसे में प्रोडक्शन ज्यादा होना कम होने में, दोनों ही सूरतों में MSP जब बढ़ती है तो उसका किस तरह का असर आप देखते हैं या किसानों को फायदा? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मुख्य बिंदु है, जैसे कि हमारे पास अभी गेहूं में तो हमारे पास काफी मात्रा में जो है खाद्यान्न हमारे पास रहता है, चावल भी है। तो अब अभी जैसे रबी मौसम की बात कर रहे हैं तो उसमें दलहनी फसलें और तिलहनी फसलें, जिनकी एक तरह से दलहनी में भी हम लगभग जो है एक तरह से मैं ये कहूंगा कि सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन कुछ फसलों में कभी कभार जो है कमी हो जाती है और तिलहनी फसलों में जो एक तरह से हम लोग निर्यात जो आयात है उस पर निर्भर है। तो एक तो आयात जो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि जो हम लोग हमारे यहाँ पर जो आयात हो रहा है उसमें कम हो, और दूसरा जो है जो हमारी जो दलहनी फसलें हैं, जो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि हमारी मुख्य फसलें, उनमें जो कमी ना आ पाए, तो इसलिए चना और मसूर को जो है एक तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा दलहनी और तिलहनी फसलें दोनों पर जो है एक तरह से भारत सरकार का एक प्रकार का ये प्रभाव रहा है और उन्होंने एक उस पर जो है मुख्य आकर्षण रखा है और उसमें बढ़ोतरी भी जो है सबसे अधिक की गई है। जैसे मसूर की अभी हम बात कर रहे थे तो 425 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले वर्ष 6,000 रुपए का जो मूल्य था वो 6,425 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है उस पर ये बढ़ोतरी की गई है। तो ये अपने आप में बड़ी अभूतपूर्व जो है एक तरह से बढ़ोतरी है, जिससे सीधा लाभ जो है किसानों को मिलेगा और किसानों को एक तरह से प्रोत्साहन रहेगा और किसान जो है फसल विविधीकरण की तरफ भी जाएगा और वो अपने मन में जो है वो एक तरह से ये भी धारणा बना लेगा कि जैसे अभी सीजन आ रहा है, किस क्षेत्र में कितना एरिया जो है मैं अपने जो मेरे पास उपलब्ध खेत है उसमें कितना जो है किस फसल के अंतर्गत डालूं जिससे कि वो मूल्य मेरे को अच्छा मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है एक प्रकार से किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी रहता है और इसीलिए जो है भारत सरकार हमेशा चिंतित भी रहती है और जो सीजन अब रबी सीजन शुरुआत हो रही है, किसानों में एक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा, ये ट्रिगर का काम करेगा और जहां जहां हमें जरूरत है उन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र भी बढ़ेगा और हमारी जो है खाद्यान्न सुरक्षा भी उसी तरह से सुनिश्चित भी होगी। जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर मल्होत्रा, त्योहार के सीजन शुरू होने से पहले रबी की फसल के लिए MSP की घोषणा किसानों के लिए एक उत्साह भी है, एक निश्चिंतता भी है, एक भरोसा भी है सरकार का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मल्होत्रा इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और न्यूज नाइट में आगे है चुनावी राज्यों में चढ़ा सियासी पारा, दिखाएंगे किस तरह से सरगर्मियां 5 राज्यों के चुनाव में हो रही हैं तेज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए DD न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। होंगे बच्चे
तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। भाजपा ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा तो कांग्रेस ने अडानी समूह द्वारा महंगे दामों पर कोयला आयात करने का आरोप लगाया। भाजपा ने मिजोरम विधानसभा के लिए 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की है तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए अपने 53 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव ज्यों-ज्यों जोर पकड़ता जा रहा है, पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ता जा रहा है। भाजपा ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है और गांधी परिवार दुनिया का सबसे भ्रष्ट परिवार है। वो नेशनल हेराल्ड घोटाले और रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार पर नहीं बोलेंगे। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी समूह द्वारा महंगे दामों पर कोयला आयात करने का आरोप लगाया। गांधी परिवार जिसने कर्नाटका को भ्रष्टाचार का एटीएम बना रखा, एटीएम से रुपया निकालो, जनता की जो गाड़ी कमाई है वो रुपया निकालो, और जहां जिस प्रदेश में चुनाव है वहां पे मंत्री जाके और चुनाव को, लोकतंत्र को प्रदूषित करे उसी भ्रष्टाचार के रुपए से। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। मध्य प्रदेश के चुनावों से पहले दल बदल का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पौत्र और कांग्रेस नेता सुंदरलाल तिवारी के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के गुन्नौर विधानसभा के पूर्व विधायक कुंदर चौधरी ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ की दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की टिप्पणी को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। कमलनाथ की ओर से सफाई दिए जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में काम बटे हुए हैं और गालियां खाने के लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है। तो वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के वचनों की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है लेकिन पूरी एक भी नहीं होती। कांग्रेस में काम बटे हुए हैं, गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी जो अभी तक वैलिड है। वचन की लिस्ट तो बड़ी लंबी होती है पर पूरी एक भी नहीं होती। मैनिफेस्टो बनाना, उसमें अनेक तरीके के मिश्रण, अनेक तरीके के लुभानवी मुद्दों को डालना ये बहुत आसान है, लेकिन 15 महीनों में जो इन्होंने मध्य प्रदेश का पूरी तरह से चौपट स्थिति कर दी थी, मैं तो मानता हूं कि प्रदेश की जनता इन दोनों को कभी माफ नहीं करेगी। राजस्थान के कोटा में आयोजित संभाग स्तरीय बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार के दौरान महिला उत्पीड़न पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान की जनता ने भाजपा के प्रति अपना मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उसने संकल्प लिया है कि वह राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। छत्तीसगढ़ में भी पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही, यहां रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो रमन सिंह ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल को डॉक्टर रमन सिंह के अलावा कोई और नहीं दिखता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यहाँ तो रमन सिंह लड़ रहे हैं और रमन सिंह की चली है। भूपेश को डॉक्टर रमन के सिवाय कोई चीज दिखता नहीं, सपने में भी तो सवेरे दोपहर शाम जागते हुए भी सपना दिखता है। क्या उसको फोबिया है, मेरे समझ के बाहर है। इस बीच भाजपा ने पहले मिजोरम की 12 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इसके कुछ देर बाद पार्टी ने 9 सीटों के लिए अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी। कांग्रेस, सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट और मुख्य विपक्षी दल जोराम पीपुल्स मूवमेंट पहले ही सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। समाजवादी नेता आजम खान को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल बेटे अब्दुल्ला खान के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरे परिवार को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम ने 2017 में जब विधानसभा चुनाव लड़ा तो उनकी 25 साल उम्र नहीं थी। हालांकि वो रामपुर जिले की स्वार सीट से चुनाव जीत गए थे। बाद में इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई। अब्दुल्ला आजम के अलावा उनके पिता आजम खान और मां तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। अब कोर्ट ने तीनों को दोषी पाया है और 7-7 साल की सजा सुनाई है। उधर साकेत कोर्ट में आज 2018 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में अतिरिक्त सत्र ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। साकेत कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में दर्ज सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में 4 आरोपितों को हत्या के संगठित अपराध का दोषी करार दिया है। अब 26 अक्टूबर को दोषियों को अदालत सजा सुनाएगी। आरोपित अमित शुक्ला की ओर से दाखिल की गई अंतरिम जमानत की एक याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को सुबह उनकी कार में काम से घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त HGS धालीवाल ने कहा कि हम सब बहुत संतुष्ट हैं। We are very happy and satisfied that justice has been finally served after 15 long years. Soumya was murdered on early hours of 30th September 2008. Motive was also very immediate in nature, where they wanted to rob and scare the victim, and in terms of committing that crime, they ended up firing a bullet which hit her temple and it killed Soumya. It took us almost 6 long months to work it out. और इजराइल के मुद्दे पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि जब कोई वरिष्ठ नेता ऐसा करता है तो ये बहुत परेशान करने वाली बात है। शरद जी इजराइल पर आतंकी हमले के भारत के रुख पर बेतुका बयान देते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के खतरे के सभी रूपों में निंदा की जानी चाहिए। यह अफसोस की बात है कि एक शख्स जो भारत के रक्षा मंत्री और कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आतंक से संबंधित मुद्दों पर इतना अनौपचारिक दृष्टिकोण रखते हैं। पवार जी उसी सरकार का हिस्सा थे जिसने बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाए और भारत की धरती पर आतंकी हमले होते हुए सोए रहे। इस सड़ी हुई मानसिकता को रोकना होगा। मुझे उम्मीद है कि पवार जी कम से कम अब पहले देश के बारे में सोचेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इजराइल मुद्दे पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं शरद पवार जी द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने इजराइल में हाल ही में हुए आतंकी हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट निंदा पर सवाल उठाया था। भारत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ लगातार खड़ा रहा है। इजराइल में आतंकवादी हमले की पीएम मोदी की कड़ी निंदा वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। शरद पवार जी जैसे वरिष्ठ राजनेताओं के लिए यह समझना जरूरी है कि राष्ट्र के हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को कभी भी राजनीतिक विचारों से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा एक सर्वोपरि चिंता है और जब हमारे राष्ट्र की भलाई की रक्षा की बात आती है तो एकता और सर्वसम्मति होनी चाहिए।
स्थिति की गंभीरता को राजनीतिक संबद्धता या व्यक्तिगत राय के बावजूद आतंकवाद के खिलाफ एक एकीकृत मोर्चे की आवश्यकता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन न्यूज नाइट में आगे है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर पहले दिन की क्या रही गतिविधियां दिखाएंगे आपको। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लिया। कार्यक्रम के तहत केंद्रीय गृह मंत्री ने जनजातीय युवाओं से संवाद किया। इस कार्यक्रम में संवैधानिक प्राधिकारियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और खेल, उद्योग, कला आदि में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वालों और अन्य रोल मॉडल्स को युवाओं के साथ संवाद के लिए आमंत्रित किया गया। इस साल नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 25 ग्रुप्स में युवाओं को देश भर के प्रमुख शहरों और महानगरों में भ्रमण पर ले जाया जा रहा है। सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन 16 से 20 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। रक्षा मंत्री ने देश के सर्वाधिक भरोसेमंद और प्रेरक संगठनों में प्रमुख भारतीय सेना में पूरे देश का विश्वास दोहराया। उन्होंने हर आवश्यकता के समय नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान करने के अलावा हमारी सीमाओं की रक्षा करने और आतंकवाद से लड़ने में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उत्तरी सीमाओं पर मौजूदा स्थिति के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सेना पर पूरा भरोसा व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी स्तरों पर चल रही बातचीत जारी रहेगी। रक्षा मंत्री ने जीवन के हर क्षेत्र में हो रही तकनीकी प्रगति पर जोर दिया और उन्हें उपयुक्त रूप से शामिल करने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। उन्होंने प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों सहित नागरिक उद्योगों के सहयोग से विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और इस तरह स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण या आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सेना के प्रयासों की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता के माध्यम से प्रत्येक सैनिक के लिए हथियारों का आधुनिकीकरण सरकार का मुख्य लक्ष्य है और सरकार इस कार्य में पूरी तरह से सशस्त्र बलों के साथ है। दिल्ली के LGV सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में कश्मीरी प्रवासियों के लिए तदर्थ मासिक राहत यानी AMR को 10,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 27,000 रुपए प्रति माह करने की मंजूरी दी। AMR में आखिरी बढ़ोतरी 15 साल पहले यानी 2007 में की गई थी।
आतंकवाद प्रभावित परिवारों की राहत और पुनर्वास में सहायता के लिए केंद्र सरकार की सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत कश्मीरी प्रवासियों को AMR दिया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 2000 परिवारों को AMR का भुगतान किया जा रहा है, जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि के कारण इकाइयों की संख्या में वृद्धि को शामिल करने के बाद लगभग 70% की वृद्धि की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के बिहार दौरे पर बुधवार को पटना पहुंची। पहले दिन राष्ट्रपति ने बापू सभागार पहुंच बिहार का चौथा कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि कृषि बिहार की लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बिहार की अर्थव्यवस्था का मूल आधार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि कृषि विकास की लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बिहार की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी। कृषि और उससे जुड़ा क्षेत्र न सिर्फ राज्य के लगभग आधे कार्यबल को रोजगार देता है, बल्कि राज्य की GDP में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रपति ने कहा कि बिहार की प्रमुख फसल मक्का से इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह देश की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रदेश की उन्नति के लिए कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास अत्यंत आवश्यक है। ये प्रसन्नता की बात है कि बिहार सरकार वर्ष 2008 से ही कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन कर रही है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि पिछले 3 कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य में धान, गेहूं और मक्का की उत्पादकता लगभग दुगनी हुई है। राष्ट्रपति ने बिहार के किसानों से आग्रह किया कि वे जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती न सिर्फ कृषि की लागत को कम करने और पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, बल्कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने और लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। आज जैविक उत्पादन की मांग देश विदेश में तेजी से बढ़ रही है। बिहार के किसान भाई बहनों को इसका लाभ उठाना चाहिए। जैविक खेती के एक और जहां कृषि की लागत को कम करने का पर्यावरण संरक्षण और सहायक है, वही दूसरी ओर ये किसानों की आय को बढ़ाने और लोगों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन संपूर्ण मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बिहार में हाल के वर्षों में बहुत कम बारिश हुई। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार जल समृद्ध राज्य माना गया है और नदियां और तालाब इस राज्य की पहचान रहे हैं और इस पहचान को कायम रखने के लिए जल संरक्षण पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जिसे कई बार बाढ़ और सुखाड़ दोनों स्थितियों से जूझना पड़ता है। इसके बावजूद बिहार की खेती कहीं न कहीं दुनिया भर के मुल्क में अपनी छाप छोड़ते हैं, जिसका जिक्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने उद्बोधन के दौरान किया और जर्दालू, आम, लीची समेत अनेक फसलों और पैदावार का जिक्र कर किसानों का हौसला भी बढ़ाया। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ पटना से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के बाद आज अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का इजराइल का अहम दौरा हुआ है और इस दौरे को लेकर किस तरह से तमाम देशों में विश्व के क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या ये हमास और इजराइल के बीच का जो संघर्ष है इसे थामने कम करने में कोई नया रास्ता दिखा सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज नाइट में। गाजा के अस्पताल पर मंगलवार को हुए हमले के लिए इजराइल और हमास दोनों ही एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हमले में हमास के आतंकवादियों ने अस्पताल को हथियार के गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया था। अमेरिका अब इजराइल को क्लीन चिट दे दिया है, लेकिन रूस ने सबूत के तौर पर सैटेलाइट इमेज की मांग की है। राष्ट्रपति बाइडेन के इजराइल दौरे के बाद इजराइल हमास संघर्ष पर क्या होगा असर? इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा का अल अहली अस्पताल गवाह बना उस तबाही का जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं होगा। युद्ध या महामारी के दौरान जो अस्पताल लोगों की जिंदगी बचाने के काम आता है, वही जब बमबारी की जद में आ जाए तो अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं होगा कि तबाही में जान माल का कितना नुकसान हुआ होगा। मंगलवार शाम को अल अहली अस्पताल पर हुए बमबारी के बाद यहाँ के हर कोने से सिर्फ मानवता की चीखें सुनाई दे रही हैं। अस्पताल का कोई भी हिस्सा तबाही से अछूता नहीं रहा। जगह जगह बिखरी लाशें, घायलों को लेकर भागते बदहवास नागरिकों के चेहरे पर नजर आता है तो सिर्फ खौफ। हमले में कम से कम 500 लोग समय से पहले ही काल के गाल में समा गए, लेकिन हर महकमा अपनी जिम्मेदारी से भागता दिखा। दरअसल गाजा के जिस अल अहली अरब अस्पताल में ये हमला हुआ वह उत्तरी गाजा में है। इसके चलते इस हॉस्पिटल को एंग्लिकन चर्च द्वारा संचालित किया जाता है। दरअसल हमास और इजराइल में जारी युद्ध के चलते इस अस्पताल में हजारों लोगों ने शरण ले रखी थी, इसलिए हताहतों की संख्या काफी बढ़ने का अंदेशा है, क्योंकि अभी भी सैकड़ों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। हमने प्राथमिक चिकित्सा देने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल में हमारे सीमित संसाधनों से हम जितना संभाल सकते थे उससे कहीं अधिक चोटें थी। कई लोगों की मौत हो गई, उनमें से कुछ जीवित थे। हमने उन्हें जीवित और सांस लेते देखा, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर सके। वे हमारी बाहों में मर गए। मेरा घर अस्पताल के करीब है। मैंने लड़के को अपनी पत्नी को सौंप दिया और उसे कहा कि वो जाकर इसका इलाज कराए। मैं अस्पताल गया, तब तक सब कुछ बिखर गया था। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा जिनके पैर कटे हुए थे। हमले का कसूरवार कौन है, इसे लेकर सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। इजरायली सेना ने हमले का ठीकरा हमास पर फोड़ा, सबूत भी दिए। सेना की तरफ से कहा गया कि हमास ने इजराइल पर टारगेट कर रॉकेट दागा, लेकिन खराबी के कारण उसका निशाना अपना ही अस्पताल बन गया। इजरायली सेना की तरफ से जारी फोन कॉल रिकॉर्डिंग रिलीज की गई है, जिसमें 2 हमास ऑपरेटिव अस्पताल पर हमले को लेकर बात कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग के मुताबिक हमास ऑपरेटिव ने करीब 10 रॉकेट अस्पताल के पास बने कब्रिस्तान से दागे। इनमें से एक मिसफायर हो गया। तो जिस तरह से लगातार संघर्ष जारी है, उसमें राष्ट्रपति बाइडेन का इजराइल दौरा किस तरह के असर देखे जा रहे हैं, इसी पर और चर्चा करेंगे। आज हमारा विशेष है इजराइल हमास संघर्ष, गहराता संकट। चर्चा करने के लिए प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, डिस्टिंग्विश्ड फेलो ORF, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर पंत, सबसे पहले तो मंगलवार को जिस तरह से गाजा के अस्पताल पर हमला हुआ और फिर आज राष्ट्रपति बाइडेन का इजरायली दौरे को ये देखा जा रहा था कि ये क्षेत्र एक तरह से ये क्षेत्रीय वार के तौर पर न फैले, लेकिन उनका वहां पहुंचना और ये कहना कि हमास ISIS से भी बदतर है, ये क्या बताता है, क्या संकेत दे रहा है? क्या हमास और इजराइल के बीच में जो संघर्ष है उसे कहीं कम करने की कोशिश की जा रही है, या बाइडेन का दौरा किस तरह से इसको और ज्यादा बढ़ाने की तरफ इस बयान को देखा जाए? देखिए, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, जहाँ तक राष्ट्रपति बाइडेन का सवाल है, अमेरिका तो ये पहले से ही क्लियर कर चुका है कि वो
हमास को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखता है, एक आतंकवादी संगठन के तौर पर देखता है, और जो हमास ने किया इसराइल के खिलाफ इसराइल में अटैक, वो उसके साथ किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। तो अमेरिका की जो पोजीशन है इस मामले में वो हमेशा से क्लियर रही है, और जिसका आपने जिक्र किया कि वो जो इसराइल कहता रहा है पिछले कुछ दिनों से कि हमास ISIS की तरह ही एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसको उससे भी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है और उसको उसी तरह से डील करना चाहिए, तो उसका ही समर्थन बाइडेन करते नजर आए। लेकिन जो परेशानी ये है कि जो जिस तरह का समर्थन बाइडेन ने इसराइल का किया है उससे जो अरब देश हैं वो जो कि अमेरिका के वो भी पार्टनर देश हुआ करते हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने अपनी जो मीटिंग्स है वो कैंसिल कर दी बाइडेन के साथ। तो बाइडेन जहां पर एक तरह से इसराइल का समर्थन करने, इसराइल का मोराल बूस्ट करने आए, वहीं पर जो जिस हमले का आपने जिक्र किया वो बड़ा उसने अपने आप में एक मैसेज देने की कोशिश करी कि ये जो युद्ध है ये इसमें विराम आने के बजाय ये और गहराता जा रहा है, क्योंकि सिविलियंस की मौजूदगी जो वहाँ पर है और उसका जो इम्पैक्ट पब्लिक परसेप्शन पर अरब स्ट्रीट पर पड़ रहा है उसके चलते अरब देशों के लिए किसी भी तरह का इसराइल के साथ किसी भी तरह की वार्ता करना मुश्किल हो जाएगा। और इसराइल ने भी कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं दिए हैं कि अभी वो किसी किस्म की नेगोशिएशन में, किसी किस्म की डीएस्केलेशन में इंटरेस्टेड है। तो मुझे लगता है अभी तो ये युद्ध और गहराता हुआ ही नजर आ रहा है। जी प्रोफेसर पंत, ऐसे में जिस तरह से ईरान तमाम चेतावनियां दे रहा है, साथ ही साथ OIC की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हुई उसमें भी यहां तक ये कहा गया है कि इजरायली राजदूतों को निकाल दें, तमाम मुस्लिम देश कारोबार एकदम बंद कर दें, तमाम कई तरह की हिदायतें दी जा रही है। ऐसे में ईरान अब इस युद्ध में अगर शामिल होता है तो किस तरह के असर देखे जाएंगे? देखिए, ईरान का शामिल होना बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा और उसमें हमने पहले देखा है कि काफ़ी इस तरह की संभावनाएं पहले भी व्यक्त की जा चुकी हैं कि क्योंकि दोनों हमास और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह दोनों ही इसराइल के प्रॉक्सीज माने जाते हैं, तो ईरान के प्रॉक्सीज माने जाते हैं, तो ईरान का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और ईरान अगर इसको अगर चाहे और जिस तरह से वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, इस्लामिक जो देश है उनका लीडर के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें मुझे लगता है ये एक क्षेत्रीय युद्ध से एक वैश्विक युद्ध की तरफ बढ़ने में इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इसीलिए अमेरिका बैक चैनल्स के द्वारा बार बार ये कह रहा है कि इसको हमको एस्केलेट नहीं करना है। और हमने ये भी देखा कि भले ही बाइडेन ने आकर इसराइल को समर्थन दिया, पब्लिक सॉलिडारिटी जताई, लेकिन कहीं पर बाइडेन बार बार और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो बाकी ऑफिशियल्स हैं वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि ग्राउंड इन्वेजन अगर इसराइल को गाजा का करना है तो उसके लिए इसराइल को सोचना पड़ेगा। और बाइडेन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि इसराइल कि इसराइल को अमेरिका की गलतियों से भी सीखना चाहिए, जो अमेरिका ने सितंबर 11 के बाद करी थी। तो मुझे लगता है कहीं पर ये मैसेज अमेरिका इसराइल को देना चाह रहा है कि अगर गाजा पट्टी में एक ग्राउंड इन्वेजन इसराइल करता है तो उससे न सिर्फ इसराइल की सेना वहां फंस जाएगी बल्कि उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिसमें कि ईरान की जो स्थिति है वो ज्यादा मजबूत हो जाए और ईरान की एंट्री की आप जिक्र कर रही थी वो इस युद्ध में हो ना सकती। जी प्रोफेसर पंत, हमारे साथ हमारे साथी संवाददाता अमृतपाल सिंह भी जुड़ गए हैं गाजा इजराइल सीमा से ही। अमृत, राष्ट्रपति बाइडेन के दौरे के बाद से क्या किसी तरह के कुछ बड़े बदलाव भी देखे जा रहे हैं? जी, मैं एक बात पहले बताऊं कि मैं इस वक्त तेल अवीव में हूं। अभी यहाँ मेरे इस होटल में आप राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग ख़त्म हुई है। बड़ी अहम मीटिंग थी, लंबी चली, करीब 5.5 घंटे ये मीटिंग चली, जिसमें इंटायर वॉर कैबिनेट नेतन्याहू की थी। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति के साथ उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन, उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर, एसेंशियली अपना पूरा सिक्योरिटी का apparatus लेकर साथ आए थे। लंबी मीटिंग चली, उसके बाद वो मुखातिब हुए प्रेस से, प्रेस स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने साफ 3 बातें कही। एक
कि वो इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। वो ये उन्होंने कहा कि जो गाज़ा के अस्पताल पे हमला हुआ है उनका विश्वास है कि ये इजराइल ने नहीं करवाया, ये दूसरे लोगों ने करवाया, क्लियरली इंडिकेटिंग कि वो इजराइल की थ्योरी मान रहे हैं। और साथ कहा कि वी ऑलवेज स्टूड विद यू, वी स्टूड विद यू व्हेन हैरी ट्रूमन recognized Israel. We will continue to stand with you. We stand with you in your dark days. We will continue to stand with you in your good days. बेड़े जो इनके अमरीकी बेड़े हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो यहाँ मेडिटेरेनियन में डिप्लॉय होंगे। उन्होंने कहा आपको जो सहायता चाहिए वो हम देंगे। एंड वी रिस्पेक्ट योर राइट टू डिफेंड योर सेल्फ एंड वी स्टैंड विद यू इन योर राइट टू डिफेंड योर सेल्फ। तो अपना जो उन्होंने ही पुट हिज लॉट विद द इजरायलीज अंडरस्टैंडेबली, क्योंकि उनके अलाइज हैं। दूसरी बात, उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि जी उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी टेररिस्ट नहीं हैं, हमास आतंकवादी हैं, आप उनके पर कार्रवाई करें, पर कैजुअलिटीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये उन्होंने पब्लिकली कहा। तो क्लियरली जो अंदर मीटिंग चली उसमें बेंजामिन नेतन्याहू को 2-2 कहा होगा कि इस तरह का जिस तरह का डिस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, खास करके सिविलियंस का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आपको कोई रास्ता निकालना होगा, कोई रास्ता तलाशना होगा, वरना आपको सपोर्ट करना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी हम आपके साथ खड़े हैं, पर आपको गाज़न सिविलियंस के बारे में सोचना पड़ेगा। तीसरी अहम बात उन्होंने जो कही कि उन्होंने कहा कि वी आर वर्किंग विद रीजनल प्लेयर्स टू गेट द हॉस्टेजेस फ्रीड सून। जो बंदी हमास ने बना रखे हैं उनको वो आज़ाद करवाने के लिए रीजनल प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं, जिसका साफ मतलब ये है कि वो अरबी मुल्कों के साथ के द्वारा वो हमास से बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं कि इनको हॉस्टेजेस को जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। उन्होंने इजराइल से गुजारिश की कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस को आप फ्री पास दें कि वो जाके जो बंदी हैं उनकी सेहत का जायज़ा ले सकें। और मीटिंग के बाद बाहर आकर ये स्टेटमेंट्स देना, बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है सो फार, पर ये क्लियर है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक आम सहमति अमेरिका और इजराइल के बीच में बन गई है कि ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर जाएगी। उसके कॉन्टूर्स आने वाले दिनों में पता लगेंगे कि क्या वो विंडो ऑफ सीज फायर करेंगे, राफा क्रॉसिंग खोलेंगे, कैसे वो उसको अफेक्ट करेंगे। पर क्लियरली ये ह्यूमैनिटेरियन एड जाएगी अंदर, हॉस्टेजेस जल्द रिहा किए जाएंगे और यहाँ उसके बारे में प्रयास चल रहे हैं, और रीजनल प्लेयर्स के साथ, अरबी मुल्कों के साथ। और हमास से भी बात हो रही है। अमेरिका ने हमास का नाम नहीं लिया, पर रीजनल प्लेयर्स मींस somebody is talking to Hamas। और तीसरी, जैसे मैंने कहा कि वो इजराइल के साथ साफ खड़े होते हुए दिखते जी अमृत, आपने विस्तार से बताया नेतन्याहू और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच जो बातचीत हुई उसमें किस तरह से इस संकट को कम करने और आने वाले समय के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। क्या उसी में एक ये जो खबर आ रही है कि राष्ट्रपति ने $100 मिलियन को यूएस फंडिंग को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए गाजा और वेस्ट बैंक के लिए भी ऐसा अनाउंस किया है? जी, उन्होंने बिल्कुल अनाउंस किया $100 मिलियन एड। उन्होंने कहा कि ये एड गाज़न्स के लिए जाएगी और ये हम इसको इंश्योर करेंगे, उनके वर्ड्स से, दैट हमास डज नॉट स्टील इट एंड द पैलेस्टीनियंस गेट इट। तो वो कैसे जाएगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल होगा उसमें। जैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में देखा है कि तालिबान को अफगानियों को एड देनी थी, पर इनको डर ये था कि तालिबान ना कहीं उसको हड़प ले। तो उसी तरह का कोई मैकेनिज्म इवॉल्व किया जाएगा। उसकी डिटेल्स उन्होंने शेयर नहीं की, पर उन्होंने ये $100 मिलियन की एड प्लेज की। जी अमृत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रोफेसर पंत भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर पंत, बहुत साफ दो बातें दिखाई देती हैं कि हमास का खात्मा जरूरी है, पर किस कीमत पर, और हमास को एक ऐसा सबक सिखाया जाए कि आतंकवादी संगठन, जिस तरह से हमास एक प्रतिबंधित इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, इस तरह की हरकत न दोबारा कर सके। कंसर्न कोलैटरल डैमेज को लेकर सबसे ज्यादा है, जो अभी दोनों ही नेताओं की मीटिंग में दिखाई दिया। क्या आपको लगता है जिस तीसरी पार्टी की बात हो रही है कि कोई मध्यस्थता करे, जो हमास के साथ बातचीत करे कि किस तरह से जिन लोगों को बंधक बनाया है उन्हें छोड़े और आगे की राह निकले?
जी, मुझे लगता है ये काफ़ी समय से प्रयास चल रहे हैं, जब पिछले कुछ दिनों से, कि जो थर्ड पार्टीज़ हैं वो इन्वॉल्व हों और किसी तरह से हॉस्टेज सिचुएशन को रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि अगर आपको डी एस्केलेशन करना है क्राइसिस में, और अगर आपको किसी तरह से इजराइल को थोड़ा भी कन्विंस करना है कि वो उस तरह का रिएक्शन न दे जिसका आपको डर है, तो हॉस्टेज क्राइसिस का रेजोल्यूशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मुझे लगता है उस पर बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट चल रहे हैं, और अगर वो हॉस्टेज क्राइसिस किसी तरह से रिजॉल्व होता है तो मुझे लगता है उससे एक माहौल बन सकता है जिसमें ये एक तरह का एक आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है कि अब इजराइल को दूसरी तरीके से हमास को टारगेट करना चाहिए, और जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं उनको कम करते हुए दूसरे प्रयास, दूसरे जो सोल्यूशन उनको खोजना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि जिसका आपने जिक्र किया कि अगर हमास को खत्म करना है तो पहले वो कैसे उसका खात्मा हो, या पहले कैसे उसको इतना डिकैपिटेट किया जाए, इतना डिग्रेड किया जाए कि वो वापस से इस तरह की हरकत ना करे। ये इजराइल के लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन है। ये बात मुझे लगता है सबको समझ में आनी चाहिए कि ये सिर्फ ये सिक्योरिटी का सवाल नहीं है, ये सर्वाइवल, इजरायली जो है इसको सर्वाइवल के तौर पर देखते हैं। तो हमास, और इसका समर्थन आज अमेरिका ने किया है, तो मुझे लगता है हमास के लिए आगे आने वाले कुछ दिन काफी हमास की जो लीडरशिप है उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इजराइल उनको टारगेट करेगा और इजराइल को इसमें बैकिंग पूरी तरह से अमेरिका की मिल चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या उसको वो ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हुए कैसे सिविलियंस को हानि न पहुंचाई जाए, क्षति न पहुंचाई जाए, और जिस तरह की ह्यूमैनिटेरियन एड की बात हो रही है वो उन तक पहुंचे। वो मुझे लगता है जटिल सवाल है जो इतनी जल्दी सुलझने वाले नहीं है। जी अमृत, प्रोफेसर पंत का कहना है कि ये कुछ ऐसे जटिल सवाल हैं जिनमें हो सकता है आज की बैठक में जरूर कुछ तय हुआ हो, लेकिन जमीन पे बहुत जल्दी इसका असर होते नहीं दिखाई देगा। हम ये जानते हैं कि किस तरह से वहां जो तमाम शरणार्थी हैं जो निकलना चाह रहे हैं, राफा बॉर्डर को नहीं खोला जा रहा है, इन सब चीजों पे क्या आज की इस मुलाकात और इन स्टेटमेंट्स का कोई असर दिखेगा, और ईरान क्या अपने रुख में कहीं कुछ बदलाव करेगा? देखिए, पहले शरणार्थियों की बात कर लेते हैं। शरणार्थियों में इजराइल ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। इजराइल तो फ़िलिस्तीनी गाज़ा के जो लोग हैं उनको शरणार्थी लेना नहीं चाहता। वहीं कौन लेगा उनको? अरब मुल्क लेंगे, इजिप्ट लेगा, जॉर्डन लेगा। वो कहाँ जाएंगे? वो भी मुल्क ऐसी कोई इंडिकेशंस नहीं दे रहे हैं। राफा खुल भी जाए, राफा, हाँ जी, वो भी तैयार नहीं है। राफा के थ्रू इंटरनेशनल एड मतलब जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो अंदर जा सकती है। वो भी दूसरों की समस्या, ठीक है, वो अरबी मुल्क हैं, सपोर्ट करते हैं फ़लस्तीन को, पर वो अपने घर में उनको बिठा के और उसकी अटेंडेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें नहीं घुसना चाहते। दे वांट टू डू ओनली सो मच। फिर दूसरी आपने सवाल पूछा, दूसरा सवाल पार्ट क्या था मैडम आपका? ईरान को लेके था अमृत, लेकिन वो प्रोफेसर पंत से हम उस पर बात करते हैं। प्रोफेसर पंत, क्या ईरान का रुख कहीं कुछ बदलेगा, और किस तरह से जो तमाम अरब देश जो अभी तक जो रणनीति बना रहे हैं, क्या आज की इस मीटिंग, इसके प्रेस स्टेटमेंट्स का किसी तरह का कोई असर हम देखेंगे, सकारात्मक असर? मतलब देखिए, अरब मुल्कों ने तो अभी बाइडेन साहब के साथ अपनी मीटिंग्स कैंसिल कर दी क्योंकि ये जो अटैक हुआ उसके बाद। लेकिन ये जरूर है कि अरबी जो मुल्क हैं उनका एक इंटरेस्ट है कि वो किसी तरह से जो समस्या है इजराइल की, जिसका अभी अमृतपाल जिक्र कर रहे थे, कि क्योंकि वो भी पैलेस्टीनियंस को नहीं लेना चाहते, तो वो भी चाहेंगे कि इसका कोई ना कोई हल जल्दी से जल्दी निकले। लेकिन ईरान और अरबी मुल्कों के बीच में एक जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि दोनों ही, ईरान खासकर अपने आप को इस्लामिक स्टेट्स का जो इस समय लीडर के तौर पर देख रहा है, और ये अटैक के बाद उसने वापस से इस बात को अंडरस्कोर किया है कि वही केपेबल है इजराइल को हैंडल करने में। तो वो एक बहुत, मुझे लगता है, एक बड़ी जटिल परिस्थिति बनती नजर आ रही है कि ये जो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये कहीं पर इस हमास और इजराइल के बीच से बढ़कर ईरान और अरब मुल्कों को लेकर अपने आप समावेश कर ज्यादा बड़ी ना हो जाए। और उसके लिए मुझे लगता है जो बैक चैनल नेगोशिएशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले समय। जी हाँ, बिल्कुल। इस्लामिक देशों का भी खलीफा कौन हो ये भी तय होना है। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत, आपका भी, प्रोफेसर पंत आपका भी, विस्तार से इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए धन्यवाद। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
न्यूज नाइट के प्रायोजक थे जालिम लोशन, दाद खाज खुजली से तुरंत आराम जालिम लोशन, और मुगली गुट्टी 555, हंसता बचपन खिलता बचपन मुगली गुट्टी 555।